नमस्कार। आज हम द्वादश की कक्षा में अध्याय 17 के अंतर्गत मुद्रा के अभिप्राय व कार्य पर चर्चा करेंगे। आज का विषय वस्तु है हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण। आज हम देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली में के प्रमुख कौन कौन से गुण थे जो हमारे देश में प्राचीन काल में लंबे समय तक चली आ रही थी और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी उस प्राचीन काल में बहुत अच्छी थी। तो सबसे पहले देखें वस्तु विनिमय प्रणाली के जो प्रमुख गुण है उसमें था परस्पर संपर्क। प्राचीन काल में लोगों का परस्पर एक दूसरे से मेल जोल अच्छा था, एक दूसरे के बारे में जानकारी अच्छी थी, एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। इस कारण लोग अपने अपनी वस्तुओं को उत्पादन करते, जिन लोगों के पास जिस प्रकार की वस्तु का हो सकता था संभव उन वस्तुओं को उत्पादन करते और परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आने से एक दूसरे की आवश्यकता को ध्यान में रख करके एक दूसरे के साथ वस्तुओं का अदला बदली कर लेते थे। यही अदला बदली विनिमय प्रणाली कहलाती थी। उसमें वस्तुओं को बेचने की प्रवृत्ति नहीं थी, वस्तुओं को एक दूसरे के साथ अदला बदली करने की प्रवृत्ति ज़्यादा प्रचलित थी। ये पहला गुण था। दूसरा है सरलता। वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ही सरल प्रणाली थी। इसके अंतर्गत कोई विशेष प्रकार की ज्ञान अर्जन शिक्षक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। लोग अपने अपने क्षेत्रों में एक दूसरे के संपर्क में जैसे रहते उस प्रकार से लोगों के साथ वस्तु का अदला बदली लेन देन करते थे और ये सामान्यतः समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें पूर्णतः सफल भी रहते थे। तीसरा था सरल श्रम विभाजन। जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो श्रमों का विभाजन सरल था। जैसे कुम्हार लोग अपने कुम्हार का कार्य करते थे, मटके बनाना, घड़े बनाना, दिए बर्तन बनाना। नाई जो था वो बाल काटने का काम करता था, घर घर जाकर के जिस प्रकार के काम थे उसी प्रकार धोबी अपने कार्य को करता था, कृषक अपना कार्य करता था, पंडित अपना कार्य करता था। अलग अलग वर्ग के लोग समाज में जो थे, बढ़ई जो था बढ़ई अपना कार्य करता था, उनको बदले में काम के बदले में उन्हें अनाज दे दिया जाता था, उनके श्रम के बदले में उन्हें अनाज दिया जाता था। सब पर एक वस्तु विनिमय प्रणाली वो थी। इससे क्या था, श्रमों का विभाजन भी सही ढंग से होता था और लोगों को अपनी जीविका की उपार्जन के लिए जो मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होती थी वो भी हो जाती थी। ये समाज का सबसे अच्छा गुण था। चौथा था छोटे पैमाने के उत्पादन। धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली हमें छोटे पैमाने के उत्पादनों को अधिक प्रेरित की कि लोगों को अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिन चीज़ों की मूलतः ज़रूरत होती है उन वस्तुओं का उत्पादन स्वतः अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पास उसमें करें। तो ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई। लोगों के अंदर व्यापार को लेकर के कम बल्कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। आगे धीरे चला मुद्रा के दोषों से मुक्ति। इसका सबसे बड़ा गुण यह रहा कि लोगों को मुद्रा के पीछे दौड़ने की, मुद्रा की लालसा उनके अंदर कम आई, क्योंकि उनको हर जरूरत की चीज़ें वस्तुओं की विनिमय करके प्राप्त कर ली जाती थी। अब थोड़ी बहुत जो होती उसके लिए उनको मुद्रा के लिए वो होता था, अन्यथा मुद्रा की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इससे वस्तुओं के अदला बदले से उनका सारा कार्य चल जाता था। यही कारण है कि प्राचीन कालों में इतनी होड़ या इतनी भाग दौड़ की जिंदगी नहीं होती थी। सरल जीवन, सरल सादा जीवन होता था। लोगों में परस्पर आपसी प्यार सामंजस्य हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों की कमी देखने को मिली। अब आगे देखते हैं दूसरा विषय वस्तु। इस परीक्षा में प्रश्न आता है वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रमुख गुण कौन कौन से थे। इस रूप में हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। दूसरा प्रश्न ऐसे ही है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। हम जहाँ एक तरफ वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण उसकी व्याख्या करते हैं, उसके महिमा वर्णित करते हैं, वहीं पर उस वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को इन बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष या कठिनाइयाँ कि दोहरे सहयोग का अभाव। समाज में ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा दोहरे सहयोग का हो, ऐसा सहयोग मिले कि जिन वस्तु का आवश्यकता मुझे है वही वस्तु दूसरे के पास हो और दूसरे को जिस वस्तु की आवश्यकता हो वो मेरे पास हो। हमेशा दोहरे सहयोग का अभाव देखने को मिला। समाज में कई प्रकार की वस्तु ऐसी होती है
कि मान लीजिए एक वस्तु मेरे पास है और दूसरे के पास नहीं है, और दूसरे के पास वो वस्तु है जो मेरी आवश्यकता नहीं है, तीसरे के पास मेरी आवश्यकता, तो ऐसी वस्तुओं का अभाव देखने को मिलता है। दूसरा है वस्तु विभाजन की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में धीरे धीरे ये देखने को मिला कि वस्तु विभाजन की समस्या ज़्यादा आती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको विभाजित रूप में, खंडित रूप में देना या लेन देन करना संभव नहीं होता, अतः न चाहते हुए व्यक्ति को वो वस्तु पूर्णतः लेने पड़ता था, क्रय करना पड़ेगा या तो पूर्णतः देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी समस्या आती थी वस्तु विभाजन की समस्या, ये करना थी। तीसरा था धन के संचय का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली हमें धन के संचय के लिए प्रेरित नहीं करती थी, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनको लंबे समय तक हम लोग संचित रूप में रख नहीं सकते, भविष्य के लिए संचय करके रखने पाना संभव नहीं होता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ वो खराब होने लगती हैं, उनका रख रखाव देखभाल करना भी कठिनाई हो जाता है। अतः वस्तु विनिमय प्रणाली को इसलिए लोग धीरे धीरे इसका विकल्प खोजने में लोगों के मन में आया कि इसका कोई विकल्प ढूंढा जाए जिससे इस समस्याओं का निदान हो सके। चौथा था मूल्य मापन की समस्या है। वस्तु विभाजन की सबसे बड़ी समस्या है। कई बार क्या होता है, कई लोगों से वस्तु विनिमय तो करते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय के समय एक बड़ी समस्या होती है कि किस वस्तु के बदले कितना दिया जाए। उदाहरण के लिए एक किसान के पास सिर्फ सरसों की खेती होती है और बी के नाम का जो किसान है उसके पास सिर्फ गेहूं की खेती होती है। अब मान लीजिए ए वाले किसान को बदले में गेहूं की आवश्यकता है या चावल की आवश्यकता है, तो एक बोरी चावल, एक बोरी सरसों देकर को कितनी मात्रा में गेहूं ले और कितनी मात्रा में चावल ले जाएगा, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि ऐसी कोई शर्त वाली वस्तु नहीं थी कि जिसको मुद्रा के रूप में या जिसको किसी वस्तु के रूप में नाप सके कि इस वस्तु के बदले में इतना अनाज या इतना सरसों या इतना चावल देगा। पांचवी समस्या है क्रय शक्ति के हस्तांतरण की समस्या है। क्रय शक्ति के हस्तांतरण की समस्या है जैसे ऐसे बहुत बार ऐसे देखा गया है, कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनको हम लोग किसी अन्य रूप में हस्तांतरित नहीं कर सकते। जैसे किसी के पास श्रम ज़्यादा है, किसी के पास अधिक पशु है, किसी वस्तु के पास कुछ और वस्तु है, उनको रख रखाव या एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर देना, अदला बदली कर लेना, इन चीज़ों की समस्याएं रहती थी। मतलब उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को किसी दूसरे को दे नहीं सकते थे। तो ये जो क्रय शक्ति के हस्तांतरण है, ये हमें सबसे ज़्यादा वस्तु विनिमय प्रणाली में दिक्कतें उत्पन्न की। अधिक समय तक रख रखाव में भी दिक्कत आई। तो धीरे धीरे लोगों के मन में चेतना आई कि हमको कोई और दूसरा विकल्प खोजना भी पड़ेगा। छठवीं और अंतिम समस्या थी स्थापित भुगतान का अभाव। स्थापित भुगतान का अभाव ऐसा कि मान लीजिए आज इस वर्ष मेरी यहाँ धान की फसल बहुत अच्छी हुई, मैंने बहुत अच्छा धान उत्पादन किया, अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ और किसी व्यक्ति को मैंने धान का विक्रय के रूप में दे दिया, उसको दिया कि भाई आज तुम्हारे पास ये नहीं, ले जाओ इसको। बाद में जब मुझे उसको देना है तो धान मुझे देगा, कितना देगा, क्योंकि एक साल बाद, 2 साल बाद वो दे रहा है, जरूरत की चीज़ें मेरे किसी से बड़ी ज़्यादा लगी, तो बाद में उन वस्तुओं के अदला बदली कितनी मात्रा में कब देना है, कैसे देना है, ये सबसे बड़ी समस्या होती थी। जो दूसरा बताता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम किया था और जिस वस्तु को देना चाहता हूँ उसकी वो आवश्यकता नहीं। मान लीजिए मैंने किसी किसान के यहाँ खेत में काम किया, उसके यहाँ उत्पादन कुछ वस्तु हुई, मटर हुए और मुझे मटर की आवश्यकता नहीं है, तो मैं क्या करूँ कि वो भाई ठीक है इस फसल को नहीं लो, मेरे पास अगली बार जब आपके पास धान होगा, कुछ और फसल होगी तब दे देना, रबी की फसल होगी तब देना। अब ऐसी वस्तु में जो स्थापित मूल्य है, बाद में देने की वस्तुएं हैं, तो बाद में भुगतान की जो दिक्कतें आती है, बाद में हो सकता है वस्तु को महत्व वैल्यू कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इस कारण से वस्तुओं में जो अदला बदली की भावनाएं थी, धीरे धीरे उसमें कमियां आती गई, लोगों में कमी नजर आती गई और उसका कोई निदान खोजने की मन में भी आई। तो ये तो रही प्रमुख वस्तु विनिमय प्रणाली की घटनाएं हैं। प्रश्न पूछता है वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रमुख 2 दोषों को वर्णन कीजिए, या कभी सीधे प्रश्न बोलता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रमुख दोष कौन कौन से, उसको समझाइए। इस रूप में हम इसको उत्तर दे सकते हैं।